वो यूनिक बात ध्यान रखनी है जो बोला मैंने। एंड बहुत सारे लोगों को क्वांटाइजेशन का मतलब ही नहीं पता, तो वंस एंड फॉर ऑल एक बार में 2 मिनट क्वांटाइजेशन बोल ही दूं। व्हाट इज क्वांटम एंड क्वांटाइजेशन? क्वांटम एंड क्वांटाइजेशन, वो सबसे छोटी चीज जिससे कोई सब्सटेंस बना हो, लेकिन कंडीशन है कि केवल इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए, कि मैं इस सब्सटेंस को इनसे बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी इनको लूंगा इट शुड बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ओनली। It should be only in integral multiple, not half, 1/4। ठीक, तो अगर ये क्वांटिटी एक p है तो ये वाला जो क्वांटिटी होगा x वो n टाइम्स p ही होगा हमेशा। इसको एक सिंपल तरीके से मैं ऐसा कहूं कि से पहले जब करेंसीज में केवल कॉइन्स ही अवेलेबल थे, तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास या इन सर्कुलेशन केवल 1 रुपी के ही कॉइन्स हैं, कोई 2 रुपी, 10 रुपी, 5 रुपी इनके कॉइन्स नहीं है अगर, राइट, ओनली 1 रुपी के कॉइन्स हैं, देन एनी अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन हैव, एज्यूमिंग कि कोई नोट वोट भी नहीं है, एनी अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन ट्रांजैक्ट विल ऑलवेज बी n into 1 rupee. So then this 1 rupee coin would be called quantum, and this phenomena called quantization. कब quantization नहीं होता? तो से हमने कहा कि अच्छा मुझे किसी को देने हैं 20.5 रुपीज, अब मैंने क्या किया, 20 कॉइन दे दिए और एक कॉइन को आधा करके दे दिया, तोड़ दिया बीच से, सेमी सर्कल पकड़ा दिया, ताल्लुक हो गया। तो अगर ये होता तो क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन जब भी हम ट्रांजैक्ट करें हम तोड़ नहीं सकते हैं अगर, तो क्वांटाइजेशन कहलाएगा। बट at basic level this quantization appears very weird. Say for example, there are 2 spheres identical and I give 5 electrons to the first one, and I bring them in contact and I remove them. तो बताइए किस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दोनों आइडेंटिकल हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2.5 कितने? बोलो, कोई बोलने चाहते, बोलिए। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अरे भैया फिर 5/2 कैसे होगा? क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है कि ये कॉइन आधा नहीं तोड़ सकते,
तो इलेक्ट्रॉन को भी आधा नहीं तोड़ सकते। कह रहा 5/2, ढाई ढाई। इलेक्ट्रॉन तोड़ के बांट दोगे दोनों में? क्वांटाइजेशन अगर आप कर सके से कह दे कि नहीं 5/2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2.5 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी 2.5, तो ये कहां रहा क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन यही तो देखिए ना, ये कौन सा इंटीजर टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2.5 इज नॉट एन इंटीजर। तो कह रहा है ऐसा डिवीजन पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? तो कह रहा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो 5 इक्वल each। इक्वल। हाँ बोलिए। सर मतलब दोनों में 5 इक्वल चले जाएगा, 5 ईच। 5 कैसे जाएंगे? टोटल 5 ही है तो भाई, टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 5-5 कैसे होंगे? यही 5 बटेगा ना। तो कह रहा है जो इक्वालिटी वाला लॉ है ये एक ब्रॉडर लॉ है, क्वांटम लेवल पे जरूरी नहीं कि ये वैलिड रहे। कोई नहीं कहता कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो बराबर। ठीक, इनको 3 मिल जाएगा, इनको 2 मिल जाएगा, इनको 3 मिल जाएगा, इनको 2 मिल जाएगा। कह रहा कोई सरप्राइज नहीं, टच कर दिया, अलग कर दिया, तब भी पांचों इसी के पास हैं और इसको कुछ भी नहीं है। 1 इनको है, 2 इनको है, 4 इनको है। कह रहा इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो इक्वल डिवीजन वाली चीजें हैं ये वैलिड नहीं रहती, ये बल्क में वैलिड रहती हैं। जैसे कि यू हैव अ बकेट ऑफ वाटर एंड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आप आधे आधे बांट लीजिए, इनका आधा कम कर दीजिए, इनसे आधा दूसरे को दे दीजिए। ठीक है, दे दिया, हो गया। अब लेकिन मेरे पास 1001 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब कह रहा आधा आधा बांटो, तो क्या ऐसा करोगे कि 500.5 एक को और 500.5 एक को एक मॉलिक्यूल तोड़ के आधा कर लोगे वाटर का? यू नो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन हेवियर है तो उसको काट दो बीच से, आपको पता है पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? एक छोड़ो, इसको 501 दे दो, और पहली बात ही गिनेगा कौन? यार तुम ये एक ही क्यों? पॉसिबल है कि हंड्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रा एक को मिल गया और दूसरे को बहुत कम मिल गया। सो इसीलिए ऐसे छोटे लेवल पे इक्वल डिवीजन जैसी चीजें काम नहीं करती हैं। इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे इक्वल डिवीजन जैसी चीजें काम नहीं करती हैं और हमें इनसे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। क्वांटाइजेशन विल होल्ड एट ऑल लेवल, एट बेसिक लेवल और एट एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। क्वांटाइजेशन चलता रहेगा, क्वांटाइजेशन होता रहेगा, क्वांटाइजेशन चलता रहेगा, क्वांटाइजेशन हमेशा हमें मिलता रहेगा। ओके, सो विथ दिस क्वांटाइजेशन को सम अप कर लेते हैं। सर मुझे 2 टर्म्स का मतलब पूछना था। बोलिए। पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन एनिहिलेशन। ओके ओके ओके, चलिए सबके काम का है। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन। एनिलेट करने का मतलब होता है गायब हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। सो मैंने एक रिएक्शन लिखा था, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अ मूविंग पॉजिट्रॉन, a moving electron and a moving positron
moving at high speed merges and vanish, becomes photon. लाइट के जैसे पार्टिकल। तो क्या हुआ, ये गायब हो गए, चार्ज कहां गया, गायब हो गया। फोटोन क्या है, कुछ नहीं है, बहुत कम मास है, कोई चार्ज नहीं है, फोटोन इज चार्जलेस। नहीं, जो लाइट निकल रहा है ट्यूब से वो ट्यूब में चार्ज लेके निकल रहा है, चार्जलेस। तो जब भी एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को, मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। बीटा का मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल का मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन। सो जब भी एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल कहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है, बस कोई एक प्रॉपर्टी उल्टी है, तो यहां चार्ज का एंटी पार्टिकल है ये। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, इनका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मास, पॉजिट्रॉन का मास सेम टू सेम, देन दिस इज कॉल्ड एनिलेशन। गायब हो गए, एनिलेट कर गए। और कहां एनिलेशन जैसे टर्म यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ इंग्रेडिएंट से कोई एक मेटल से दूसरा मेटल बना लिया, वो भी एक तरह का एनिलेशन हो गया। एल्केमी जिसको कहते हैं कि गोल्ड बना लो, दूसरे उस गोल्ड के जो नेबर्स हैं उनसे आप गोल्ड बना लीजिए, आयरन को गोल्ड में बदल लीजिए। तो कह रहा है थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट। किस्से कहानियों में बहुत रहते हैं एल्केमी, या ऐसे भी लोग चर्चा करते रहते हैं कि देयर वो कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में लोग होते थे जो एल्केमी प्रैक्टिस करते थे, एट विल दूसरे मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक, तो वो भी एक तरह का एनिलेशन है। इसका रिवर्स प्रोसेस कह रहा, देखिए प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करके मर्ज करके गायब हो गए, फोटॉन बन गए। फोटॉन में कुछ नहीं मिलेगा, कोई चार्ज नहीं मिलेगा। कहां गया चार्ज, कहां गया कैरेक्टर? तो ये इस बात पे फेथ डालता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज हैं वो पार्टिकल की वजह से नहीं, पार्टिकल के होते तो फोटॉन में बैठे होते, वो सीड हम निकाल लेते उनको। इसका रिवर्स। अब मैंने क्या किया कि एक लाइट के जैसे पार्टिकल को हाई स्पीड से एक हार्ड सरफेस पे दे मारा। लाइट के जैसे पार्टिकल को, जिसको फोटॉन कहते हैं, एक हार्ड सरफेस पे हिट किया। दिस फोटॉन हैज वेरी हाई एनर्जी, हाईली एनर्जेटिक, इसलिए अपनी सराउंडिंग में ऐसा होते हम लोग नहीं देखते या एक्सपीरियंस करते। देन दिस फोटॉन फ्रॉम नोवेयर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये रिएक्शन रिवर्स में पेयर प्रोडक्शन कहलाएगा। ये रिएक्शन रिवर्स में अगर होगा तो ये पेयर प्रोडक्शन कहलाएगा। इंटरेस्टिंग है। तो ये रिएक्शंस यूज करता हूं यूजुअली मैं ये बताने के लिए कि चार्ज क्या है, पार्टिकल तो नहीं है, प्रॉपर्टी का पता नहीं, चार्ज एटलीस्ट पार्टिकल तो नहीं है। बिकॉज अगर ये पार्टिकल होता तो फोटॉन के अंदर होता, और अगर पार्टिकल होता तो फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनते कैसे, राइट? सो ये जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के रिएक्शंस हैं इनको ऐसा नेम किए कि फोटॉन हाई एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज याद रखिए, काम आएगी आपको आगे 12th के एंड में एक चैप्टर में वो डेटा भी है। क्या याद रखना है आपने? तो याद रखना है कि ये पेयर प्रोडक्शन तभी होगा, पेयर प्रोडक्शन अकर्स when energy of photon is greater than or equal to 1.02 mega electron volt. This pair production occurs when energy of photon is greater than
और इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है एनर्जी फोटोन का, तभी पेयर प्रोडक्शन होगा। देन ओनली you have pair production, then only you have pair production। बोलिए, ठीक है। ओके सर। सो नाउ लेट्स कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, मैंने अब जैसे एक एग्जाम में स्कूल के लिखने हैं तो एक प्रॉपर्टी तो ये भी दे सकते हैं आप कि चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, अदर इज कॉल्ड नेगेटिव। भाई हर्ज क्या है, बट दे आर ऑब्वियस। ओके, सो आई एम ओनली कोटिंग तो ऑड प्रॉपर्टीज जो सेकेंड थर्ड फोर्थ थे मेनली। फर्स्ट तो नॉर्मल ही था, लाइक रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। फोर्थ इज more interesting. Charges are invariant. Fourth property is charges are invariant. Invariant का मतलब relativity does not affect charges। इनवेरिएंट का मतलब ये है, इनवेरिएंट का मतलब होता है कि रिलेटिविटी इनको अफेक्ट नहीं करती। क्या है इनवेरिएंस, समझिए जरा। ये जो भी डिस्कशन यहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स में मेंशन है, ध्यान रखना है। सो सी, let this be a body of certain length L naught, having mass m naught, having charge q naught, and it is moving at high speed। So the most unique thing about physics is, which is non-believing, that quantities depend on observer. That is, physical quantities values of physical quantities depend on observer। कि फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं एंड ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करते हैं। फिजिकल, ठीक, मतलब हर ऑब्जर्वर यूनिक है। यू कांट से आई सी दिस लेंथ 1 मीटर, यू ऑल्सो हैव टू सी दिस 1 मीटर। ये बात आइंस्टाइन से पहले ही लोगों को पता चल गई थी, बट आइंस्टाइन ने इसको बिल्कुल ही नए लेवल पे ले गए। तो अब ये जो चार्ज, मास, लेंथ ये है, ये किसके बताए हुए हैं? कौन कह रहा है कि इसका चार्ज क्यू नॉट है, मास एम नॉट है, लेंथ एल नॉट है? सो मैं कह रहा हूं, इस पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर कह रहा है कि इस रॉड का चार्ज क्यू नॉट है, मास एम नॉट है, लेंथ एल नॉट है। ठीक, अब एक दूसरा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर 2, ये ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि नहीं, उनके चार्ज है Q, मास है M, लेंथ है L, और टाइम जिसके लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं वो है T। और ये कह रहे हैं कि देखो मैं T नॉट टाइम तक ट्रैवल करूंगा। ओके, ऐसा अज्यूम कीजिए कि इस प्लेन पे, एक प्लेन है एरोप्लेन,
जिसका मास है, लेंथ है, उसका चार्ज है, बॉडी पे चार्ज आ सकती है फ्रिक्शन से, और ये अमेरिका से इंडिया आया है इन टाइम t0। ठीक, ऐसा उस प्लेन पे बैठे ऑब्जर्वर ने नोट किया है और कहा है। अब एक ग्राउंड वाले की देखिए क्या कहानी है। ग्राउंड वाले कह रहे हैं कि जो मास है वो झूठ बोल रहा है, मास है ये नहीं बोलेगा कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा फिजिक्स में सबको पता है कि एवरी ऑब्जर्वर इज यूनिक। हर ऑब्जर्वर यूनिक है, वो अलग अलग वैल्यूज रिपोर्ट करेंगे। जो लेंथ है, मास वाली तो आपने सुनी होगी, लेंथ वाली तो क्या कह रहे हैं, जो पर्सन एरोप्लेन पे बैठा है वो कह रहा है नहीं, मेरे जिस एरोप्लेन से मैं आया हूं वो 100 मीटर लंबा है, और जो दूसरा पर्सन ग्राउंड पे है वो कह रहा नहीं, इसका एरोप्लेन तो बस 2 मीटर लंबा था, ये झूठ बोल रहा है। फिर झूठ वाली बात हटा दो, झूठ तो हम लोगों को लग रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, इसका एरोप्लेन बस 2 मीटर लंबा था। जो पर्सन 1 है उसने कहा कि मैं अमेरिका से इंडिया 5 मिनट में आ गया, 5 मिनट में आ गया। अब जो ग्राउंड पे है वो कह रहा फिर झूठ बोल रहा है, ये अमेरिका से इंडिया 10 घंटे में आया है। तो बताओ इसमें सच्चा कौन झूठा कौन? सो फिजिक्स वाइज दोनों सही हैं, क्योंकि मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, कि मेजरमेंट ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करता है, ऑब्जर्वर बदलेगा, मेजरमेंट बदलेंगे। दोनों सही है, दोनों सच बोल रहे हैं। कैसे सच बोल रहे हैं वो मैं कह रहा हूं, अगर इस फर्स्ट ऑब्जर्वर को भी यहां से उतार कर यहां ले आए जमीन पे, तो ये भी कहेगा कि हाँ ये तो सही बोल रहा था। ये फर्स्ट ऑब्जर्वर भी बोलेगा कि हाँ वो सही बोल रहा था, मास सच में ज्यादा है, जितना मुझे लग रहा था उतना नहीं है, लेंथ सच में छोटा है, 2 ही मीटर का है, ये नहीं कि जमीन पे है इसलिए लेंथ छोटा दिख रहा है, नहीं, टाइम सच में ज्यादा लग रहा है। तो बोलिए फैसिनेटिंग है ना, कि एक ही एरोप्लेन, कोई कह रहा 5 मिनट में इंडिया आया और कोई कह रहा है 10 घंटे में इंडिया आया। अरे तो अगर 5 मिनट वाले की बात मान ले तो 12 बजे वहां से चले, 12:05 पे इंडिया में, और अगर 10 घंटे लगे हैं तो रात के 10 बजे पहुंचेंगे। तो चलो 5 बजे वाले की बात मान लेते, जल्दी जाना किसको पसंद नहीं है, तो 12:05 पे चला आया, तो 9.5 घंटा क्या किया? एरोप्लेन से निकलने में लग गए क्या इतना टाइम? 9.5 hours, 9 hours 55 minutes. So these are puzzling but true. These are true facts. These are experimentally verified facts. Both are true. But ये क्या, जो सबसे बेसिक थे, जिनको नहीं बदलना था वो बदल गए,
मास, लेंथ, टाइम, ये बदल गए। किस वजह से? स्पीड की वजह से। बिकॉज वी सी ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट लोअर स्पीड्स, हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस देम। मास कम स्पीड है, उसका स्क्वायर है, ना के बराबर बदला। कम स्पीड है, उसका स्क्वायर है, ये ना के बराबर होगा। सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, जो नीचे सी यूज किया है, ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, ना के बराबर बदला। सो मास, लेंथ, टाइम में चेंज यूजुअली नहीं देखते। मैं मेजर करूंगा, आपसे कहूंगा, आप कहोगे नहीं नहीं तुम सही कह रहे हो, बस सेम मेजर करना। इसलिए बिकॉज v बाई सी ऑर्डिनरी स्पीड्स पे एक तो एक खुद छोटा, ऊपर से इसका स्क्वायर और छोटा। मान लीजिए रेशियो 0.01 आया, आप लाइट के 100th स्पीड से जा रहे हैं, 100th से, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.0001 हो जाएगा। नहीं, बहुत छोटा हो गया। इसीलिए हम लोग इवन एट हायर स्पीड इसे ऑब्जर्व नहीं करते, बट व्हेन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, रिगरसली अगर इसे मेजर करें तो ये सही बात है, तो ये सही बात है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कहें तो चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक है। नॉन रिलेटिव है कि चार्ज को रिलेटिविटी अफेक्ट नहीं करती। दिस इज व्हाई वी से चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेस पे रिलेटिविटी असर नहीं करती। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो चार्ज है बॉडी, इसका तो बिहेवियर ही बदल गया। अब सोचिए ना कि जो पर्सन उसके ऊपर बैठा है वो कह रहा है इसका लेंथ है 100 मीटर से, और इस पे चार्ज है बहुत थोड़ा सा, और जो पर्सन ग्राउंड पे है वो कह रहा है उसका लेंथ 100 मीटर नहीं है, इसका लेंथ 2 मीटर है। लेकिन चार्ज क्राउडिंग तो बहुत है, सी मोर डेंसिटी। तो अब ये सही है, ये सही, तो कह रहा सही तो दोनों को होना होगा, दोनों सही हैं, बिकॉज these quantities are observer dependent, because these quantities are observer dependent, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं ये क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। राइट, गिव मी 1 मिनट। So these observers report different things. Now अब क्या होगा, ये अलग अलग रिपोर्ट करेंगे, तो
कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक phenomena are same। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक ही तरह के फोर्स हैं, नाम भी डाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दे आर सेम बट दे appear different to us because of invariance of charge। But they appear different to us because of invariance of charge। बट वो हमें अलग अपीयर इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज वेरी नहीं करता। तो देखिए ऐसा, एक ने कहा कि क्राउडिंग है नहीं, दूसरा कह रहा है क्राउडिंग है, तो वो अलग तरह से इलेक्ट्रिक देखेगा, ये अलग तरीके से इलेक्ट्रिक देखेगा, वो मैग्नेटिक नहीं देखेगा, ये मैग्नेटिक देखेगा, ऐसा। सो इन एंड आई विल सम इट अप लाइक दिस कि चार्ज when at rest you see only electric phenomena। that is it produces only electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जिसकी मदद से हम लोग इसे स्टडी करेंगे। इन यूनिफॉर्म मोशन या सिंपली इन मोशन देन इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये सब मैक्सवेल ने लिख कर गए, तो हमें इन पे मानना है, फेथ करना है। ओके, दैट इज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड in acceleration। So when charge is in acceleration, it produces electromagnetic wave। electromagnetic wave, it produces electromagnetic wave। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। कैसा? पार्टिकल्स लाइक फोटॉन। पार्टिकल्स लाइक फोटॉन कि अगर एक्सिलरेट करेगा चार्ज, एक्सिलरेट मतलब एक्सिलरेशन है या आगे जा रहे हैं, रिटार्डेशन है या आगे पीछे जा रहे हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी एक तरह का एक्सिलरेटेड मोशन है, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, या कंटिन्यूअसली एक्सिलरेट करना या स्पीड से जाकर कोलाइड करना, ये सब रिटार्डेशन। इनसे रेडिएशन निकलता है जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इनसे रेडिएशन निकलता है जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। समझ रहे ना? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, या इन पार्टिकल्स को फोटॉन बोलते हैं, या इनके पार्टिकल्स को फोटॉन बोलते हैं। लाइट के जैसे पार्टिकल। ठीक, देखिए जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। एक हार्ड सरफेस को इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करता है विद लार्ज एनर्जी, तो जो हिट करते समय उनकी ब्रेकिंग होती है, ब्रेक लगना, स्टॉप डाउन, वो क्या है? रिटार्डेड मोशन है। मतलब
एक्सिलरेटेड मोशन है एक तरह का, तो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सरेज, एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया जाता है। सिमिलरली जो हीट के चैप्टर में मैं कह रहा था कि एक बॉडी से रेडिएशन क्यों निकलता है, बिकॉज टेम्परेचर की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स करते हैं वाइब्रेट। मॉलिक्यूल्स में तो इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, तो इनकी वाइब्रेशन होगी, या सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है रैंडम कोलिजन कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, तो वो रेडिएशन निकालेगा ना, क्योंकि वो एक्सिलरेटेड मोशन है। सो व्हेनेवर such accelerated motion occur, then those particles produce electromagnetic wave, then those particles produce electromagnetic wave। तो ऐसे particles electromagnetic wave produce करते हैं, राइट। सो इसको हमें ध्यान रखना है, करेक्ट है। हाँ, सो ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अलग अलग दिखाने के लिए। अगर चार्ज भी रिलेटिव होता, कि चार्ज भी बदल जाता, जैसे लेंथ छोटा हो गया तो चार्ज भी कम हो जाता, तो दोनों पैटर्न एक जैसे दिखते, दोनों को एक जैसे दिखते, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अलग अलग नहीं दिखता। तो फिजिक्स बहुत फैसिनेटिंग है, ठीक। जो सीइंग इज बिलीविंग वाली बात नहीं है अब यहाँ फिजिक्स में, जो नहीं देखा है उस पर भी बिलीव करना है। तो इस तरह के बिहेवियर यहाँ अराइज होते हैं। सो चार्ज टू मी इज अ मिस्ट्री, बट चार्ज के बारे में कुछ पता है, तो जो पता था वो बोल दिया। अब आपको भी पता चल गया, आप इसके बेसिस पे इनको देख सकते हैं कि ओके, चार्ज आते ही दिमाग में क्या आएगा। तो एक ऐसी चीज है जो लाइक होने पर रिपेल कराएगा, अनलाइक होने पर अट्रैक्ट कराएगा। ये दो ही तरह का होता है, लेकिन ये कोई तरह का पार्टिकल नहीं है जो किसी सब्सटेंस के अंदर रखा हुआ मिल जाए मुझे। ये अननोन है, मिस्ट्री है, राइट। सो ये हो गया चार्ज का बेसिक स्टडी। आज के लिए इतना ही हुआ, ठीक। फिर कल करेंगे इसके आगे।